आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र। आपने प्रैक्टिस की थी हुरैरा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? ठीक है, दैट्स गुड। और आपको ऑलरेडी इन चीजों का आइडिया था वैसे? ठीक है। वालेकुम सलाम नाइमा, एहसन को भी प्रॉब्लम नहीं आई, प्रैक्टिस की थी, दैट्स गुड। और जरियाब, आपकी प्रैक्टिस सही रही? वेरी वेल डन, शाबाश एहसन। सो आज हम लोगों ने थोड़ा सा, मुश्किल तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा ज्यादा काम का टूल देखना है, क्योंकि ये टूल ऑटोमेटेड नहीं है, इसमें फोटोशॉप से ज्यादा आपकी डिसीजन मेकिंग पार काम आएगी। वो किस तरह से काम आएगी, उसके लिए पहले तो हम एक इमेज ओपन करते हैं। जब आपने क्लाइंट के लिए काम करना है ना, और कोई ऐसा इमेज है जो फेस का नहीं है, कोई ऐसा इमेज है जिसमें बड़े ऑब्जेक्ट से छोटा ऑब्जेक्ट रिमूव नहीं करना, फॉर एग्जांपल 3 लोगों की तस्वीरों में से एक बंदा गायब करना है, या कोई इस तरह का टेक्निकल काम करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वहां पे फिर हम ये टूल इस्तेमाल नहीं करते, वहां पे हम मैनुअल टूल यूज करते हैं। जी नाइमा, बताएं क्या प्रॉब्लम आई है आपके साथ? फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर है। अब इस पिक्चर में ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट पे छोटा ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, या ऐसा भी नहीं है कि ईगल के फेस से पिंपल्स गायब करनी है। आपको इस पिक्चर में से फिश गायब करनी है, या ब्रांचेस गायब करनी है। उस सूरत में हम फिर यूज करते हैं क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल क्या करता है मैंने आपसे कल भी कहा था कि टूल और सॉफ्टवेयर अपने नाम का लिटरल मतलब होते हैं, अक्सर इनके नाम में ही एक्सप्लेनेशन होती है। क्लोनिंग कहते हैं कॉपी करने को। तो ये टूल कॉपी करता है, किस चीज की कॉपी करेगा? जो हमारा फोटोशॉप का बेसिक यूनिट है, विच इज पिक्सल्स। तो क्लोन स्टैम्प टूल आपके पिक्सल्स की कॉपी करेगा। इससे पहले भी पिक्सल्स कॉपी हो रहे थे, लेकिन उसमें कोई टारगेट डिफाइन नहीं था। इससे पहले जो हम पिक्सल्स कॉपी कर रहे थे, वो फोटोशॉप अपनी समझ के मुताबिक या तो करीब करीब पिक्सल से कॉपी करता है, या जो प्रॉक्सिमिटी मैच में आते हैं उनको कॉपी करता है। इस टूल की एफिशिएंसी ये है कि इसमें आप इसको टारगेट बताते हैं कि भाई ये वाले एरिया के पिक्सल्स इस एरिया में तुमने कॉपी करने हैं। वो कैसे होगा? मैम, सेव करने के बाद जब नेक्स्ट बनाती हूँ और सेव करती हूँ तो पहले वाली गुम जाती है। नदिया, आपने कल ना लाइव स्पोर्ट में नाइमा का मसला सॉल्व करने को टेक्निकल इशू आ रहा है इनको, कि ये सेव करते हैं तो पहली फाइल गुम जाती है, इनके सेविंग में कोई इशू होगा। नाइमा, आपने ना कल मैम नदिया को चेक करवाने लाइव स्पोर्ट में 4 to 6, वो आपकी स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू देखेंगी। हो सकता है सॉफ्टवेयर की कोई सेटिंग्स करने वाली हो या कोई प्रॉब्लम हो। जो बैकग्राउंड में होगा वो नहीं कॉपी करता अदीना, इसको आप टारगेट बताते हैं। आप टारगेट इसको बताते हैं कि इस टारगेट को तुमने कॉपी करना है। अब देखो, सबसे पहले तो हम ब्रांचेस गायब करते हैं ना। अगर मैंने ये ब्रांचेस गायब करनी है तो इसके पीछे कौन से कलर के पिक्सल्स आने चाहिए? अभी आप भूल जाएंगे इसमें ब्रांचेस है, ईगल है या फिश है। हमने इस इमेज में से ब्रांचेस गायब करनी है। ब्रांचेस के कलर है ब्राउन कलर के पिक्सल्स है। ब्राउन कलर के पिक्सल्स की जगह किस कलर के पिक्सल्स आने चाहिए? ब्लू कलर के आने चाहिए। तो जो ब्लू कलर या ग्रे कलर के पिक्सल्स हम रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं उसका हम सैंपल लेंगे। सैंपल लेने के लिए सबसे पहले टूल बार से चूज करेंगे क्लोन स्टैम्प का टूल। सो क्लोन स्टैम्प चूज करने के बाद आपने जिस एरिया को कॉपी करना है, मुझे राइट साइड वाला स्काई ज्यादा बेहतर लग रहा है। क्लोन स्टैम्प टूल के केस में हर दफा आपका सैंपल मुख्तलिफ होगा, आपको बार बार सैंपल लेना होगा। सेम चीज कॉपी करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। सैंपल लेने के लिए हम ऑल्ट प्रेस करेंगे। जब आप ऑल्ट प्रेस करते हैं तो टूल की शक्ल बदल जाती है। हमने कल की क्लास में बहुत तफसील से डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर के साथ दोस्ती करने के लिए आपको टूल के बिहेवियर को समझना पड़ता है। इंसानी बिहेवियर शक्ल से, बॉडी लैंग्वेज से जाहिर होता है, इसी तरह से टूल का बिहेवियर भी आप उसकी शक्ल से देखते हैं। ये जो शक्ल है टूल की, ये नॉर्मल ब्रश की टूल है, ब्रश की शक्ल है। इरेजर हो गया, ब्रश हो गया, क्लोन स्टैम्प हो गया, हीलिंग ब्रश हो गया, सब में ये एक सर्कल नजर आता है आपको, ठीक है। ऑल्ट प्रेस करते हैं तो वो सर्कल एक टारगेट के आइकन में कन्वर्ट हो जाता है। जब तक टारगेट का आइकन नहीं आएगा आप सैंपल नहीं ले सकते। ये गलती नहीं करनी कि मैम हमारी सैम्पलिंग सही नहीं हो रही। सैम्पलिंग तभी होगी जब आपके पास टारगेट का आइकन आएगा, तो फिर आपने क्या करना है, अपने माउस पैड से या अपने माउस से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद रिलीज कर देना, सैंपल उसने ले लिया है। अब आप ये देखें इस सर्कल के अंदर वो सैंपल के पिक्सल्स फिल हो गए हैं, नजर आ रहे हैं? जहां जहां जाएगा इसके अंदर पिक्सल्स आएंगे।
अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, ब्रश की तरह आपने अप्लाई करना है। इसकी ओपेसिटी कम है, ओपेसिटी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी, ओपेसिटी में 100% करती हूँ ताकि ना सिंगल क्लिक मेरा काम हो जाए। और ये जी मैं 3-4 दफा करूंगी, एक दफा करने से नहीं समझ में आना। अच्छा, तो हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि सबसे पहले जो आपने पिक्सेल्स रेप्लिकेट करने हैं, रिप्लेस करने हैं, आप उनका सैंपल लेंगे। अगर मैं यहाँ से सैंपल लेती हूँ ऊपर वाले स्काई से, ठीक है, इसका सैंपल लिया, क्लिक करने से सैंपल लिया जाएगा, लेकिन क्लिक तब करना है जब आपके पास ये टारगेट की शक्ल आएगी। टारगेट की शक्ल ऑल्ट प्रेस करने से आती है, ठीक है। अब मैंने ना यहाँ से सैंपल ले लिया और मैं इधर आगे फिल कर रही हूँ, तो ये देखो इसके अंदर वो तो गायब हो रहे हैं, लेकिन फिल हो रहे हैं कौन से पिक्सेल्स, जो मैं वहां से उठा के लाई हूँ। आप लोग यकीन नहीं करोगे, क्लोन स्टैम्प टूल की समझ मुझे ना 5-6 साल बाद आई थी। वैसे मुझे यूज करना आ गया था, इतना तो आइडिया हो जाता है यूज कैसे करना है, लेकिन एक प्रॉपर नॉलेज होता है ना कि टूल काम कैसे करता है। कभी कभी मेरी क्लोनिंग बड़ी सही होती थी, कभी कभी मैं कहती थी क्यों नहीं सही हो रहा। तो काफी अरसे के बाद, 5-6 साल के बाद मुझे समझ में आया कि क्लोन स्टैम्प टूल असल में क्या करता है। तो मैं आपको 5 मिनट में समझा देती हूँ असल में क्या करता है। पहले तो हम सही सैंपल लेते हैं, यहाँ से सैंपल लिया, अब इसमें फिल करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये सारा इधर से गायब हो गया, इसको हम यहाँ से गायब कर देते हैं, यहाँ पे ब्लू पिक्सेल्स आ गए। फिर राइट साइड से सैंपल लेते हैं और इस ब्रांच वाले एरिया में फिल करते हैं, ये इधर से गायब हो गया। फिर यहाँ से सैंपल लिया क्योंकि ऊपर हमें ये लाइट स्काई चाहिए, तो ये हमने इसको इसमें फिल कर दिया, ठीक है। ये ब्रांचेस गायब हो गई हैं। ये ब्रांचेस कैसे गायब होती है, पिक्सेल्स कैसे रेप्लिकेट होते हैं, जो 5-6 साल बाद मुझे समझ में आया वो ये चीज थी कि क्लोन स्टैम्प टूल किस एरिया को किस तरतीब से क्लोन करता है। अब देखो मैं आपको बताया बगैर एक चीज करती हूँ, सैंपल मैंने लिया यहाँ से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना ब्रश ऐसे सैंपल लेने के बाद ब्रश से हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं, ये फिल होने के साथ साथ दोबारा से ब्रांच बन रही है। ये क्लोन स्टैम्प टूल क्या करता है, अगर आप गौर से देखें तो सैंपल लेने के बाद जब आप प्रेस करते हैं ना, तो सर्कल के साथ एक प्लस का निशान नजर आ रहा है। आप सबको प्लस का निशान नजर आ रहा है? एग्जैक्टली जहां जहां प्लस का साइन जाएगा ये वही एरिया जो है वो क्रिएट करेगा। अभी देखो प्लस का साइन स्काई पे है, ये स्काई क्रिएट कर रहा है। प्लस का साइन वहां आ गया जहां पहले ब्रांच थी, अब ब्रांच नहीं है लेकिन पहले यहाँ पे ब्रांच थी, तो ये उस वाली ब्रांच को यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ करेगा। जिधर जिधर प्लस का साइन होगा वो एरिया आपका ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। इसके लिए मैं क्या करती थी कि बिल्कुल पास से सैंपल ना ले, लाइक आप बिल्कुल यहाँ से आके ना सैंपल ले, यहाँ से सैंपल लोगे तो साथ ही वो चीज आपकी ना रिक्रिएट होना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा दूर से सैंपल ले, सेम जो पहले थी आप वो कर सकते हैं। बिल्कुल आप 3-4 लोग इधर से ऐड कर सकते हैं वो सैंपल लेके ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मुझे 2 ब्रांचेस बनानी है, इस ब्रांच का आप सैंपल ले, इधर आके इसको ट्रेस कर ले, इधर आके आप अपने वो इस तरह से ब्रश से उसको आप क्रिएट कर ले। फिर आप दोबारा यहाँ से सैंपल लें, इधर आके ब्रांच बना ले, ठीक है। आप कहते हैं मैंने एक ईगल और बनानी है, ईगल की एक और टांग बनानी है, तो आप क्या करेंगे, टांग के पास से सैंपल लेंगे और इधर आके आप उसको ड्रॉ कर ले। ये 3 टांगों वाला ईगल आ गया, देखा कभी? न्यू क्रिएशन। और ये ऐसा लग रहा है जैसे ओरिजिनल है। जो फोटोशॉप चीजें आप देखते हैं ना, अक्सर मॉफ पिक्चर्स आ रही होती है वो इसी तरह से होती हैं। आप 2 तस्वीरों में से किसी के फेस का सैंपल ले लें, दूसरे फेस पे आके उसको ड्रॉ करेंगे तो वो पिक्सेल्स मिक्स एंड मैच होके वो एक जैसा रिजल्ट क्रिएट करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्रिएशन पर्पस के लिए यूज नहीं करना, ऑब्जेक्ट रिमूवल के लिए यूज करना है। तो प्रो टिप ये है कि बिल्कुल पास से सैंपल लेने की बजाय अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट रिमूव करना चाह रहे, थोड़ा सा दूर से सैंपल लें, ठीक है, ताकि वो दोबारा से रिक्रिएट ना करे। अब देखिए उसने रिक्रिएट नहीं किया, उसने सिर्फ इस चीज को यहाँ से रिमूव किया। अब इधर से सैंपल लेके हम ये वाली ब्रांच रिमूव कर देते हैं, सही है। इसी तरह से जी बिल्कुल सैंपल ऑल्ट से लेना है, ऑल्ट से टारगेटिंग होती है। ऑल्ट का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव। ऑल्ट की
सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल होती है ऑल्टरनेट के लिए, किस टूल के ऑल्टरनेट ऑप्शंस क्या हैं। जैसे आपके पास कीबोर्ड में फोन, जब आप मैसेजेस कर रहे होते हैं तो फोन के कीबोर्ड में किसी भी की पे लॉन्ग प्रेस करें ऑल्टरनेट्स आ जाते हैं, किस की से क्या क्या चीजें होती हैं। तो बेसिकली ऑल्टरनेट की जिसकी शॉर्ट फॉर्म ऑल्ट है, ये एडोबी के सॉफ्टवेयर में टूल के ऑल्टरनेट यूज के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऑल्ट को प्रेस करेंगे, टारगेट एरिया आ जाएगा, डिफाइन करना है, और फिर हम इस फिश को यहाँ से गायब कर देंगे। अब आगे शिफ्ट होगी क्योंकि मैंने पास से सैंपल लिया था, पहले यहाँ पे थी फिश, अब यहाँ पे चली गई है। तो एक दफा और सैंपल लेते हैं और इसको यहाँ से गायब भी कर देते हैं। इवन कि आप पूरा ईगल इस पिक्चर से गायब करके सिर्फ यहाँ पे वो ग्रास और पानी रख सकते हैं। किस तरह से, इट्स ऑल अबाउट हाउ डू यू टेक सैंपल। इधर से सैंपल लें, पहले हम इसके ये गायब करते हैं टांगे, ठीक है, इधर से फिश को गायब करते हैं। इसमें आपको समटाइम्स बार बार सैंपल लेना होता है फॉर द परफेक्ट रिजल्ट्स। फिर इधर से सैंपल लेके ये रिप्लेस कर लें, ठीक है। अब इसमें फोटोशॉप की एफिशिएंसी नहीं, आपकी एफिशिएंसी है कि कौन सा किस एरिया से सैंपल लेते हैं और उसको फिल कैसे करते हैं, बिकॉज फिल भी मैन्युअली करना है और टारगेटिंग भी मैन्युअली करनी है। टांगे तो मैंने गायब कर दी है, अगर आप चाहें तो ग्रास का सैंपल लेके पूरा ईगल भी गायब कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट रिमूवल की स्किल अगर आप सही तरीके से परफॉर्म करते हो तो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्किल, क्योंकि अक्सर लोग पिक्चर्स एडिट करवाते हैं और उसमें कंडीशन ये होती है या तो बिल्डिंग गायब करनी है या आपने किसी पर्सन को गायब करना है। तो आपने बस ये देखना है कि जहां से पर्सन गायब होगा वहां पे आइडियली कौन से पिक्सल जाने चाहिए, उन पिक्सल्स का सैंपल लें और क्रिएट कर लें। क्लियर है सबको? ट्रेसिंग नहीं, आप देखें ना इसको हम कैसे गायब कर रहे हैं, सैंपल लेके ग्रास का, उसको हम ब्रश के से यूज कर रहे हैं। ट्रेसिंग हम बैकग्राउंड रिमूव करने केस में करते हैं, अभी हम वही देखने लगे। यहाँ से इधर से इसको गायब करते हैं। ठीक है, मैजिकल है कि नहीं? यू कैन डू मैजिक विद दिस टूल। असल फोटोशॉप का मैजिक ये है, बाकी फिर मैनिपुलेशन की चीजें हैं जो लेयर से आती हैं। ओके, सो ऑब्जेक्ट रिमूवल के बाद हमने देखा था सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जिसकी मार्केट में डिमांड है वो है बैकग्राउंड रिमूवल। ऑब्जेक्ट, और अब देखो वो मैं उसके पिक्सल्स में यहाँ पे ले आई, मैं यहाँ पे ईगल को ड्रॉ कर सकती हूँ। अब आपने अगर किसी एक तस्वीर से किसी का चेहरा उठाया है, उसका आपने सैंपल लिया है, दूसरी तस्वीर पे आके उस पर्सन के चेहरे में वो वाला सैंपल फिल कर दें, साइज तकरीबन सेम होना चाहिए। तो फिर आप किसी के शक्ल पे किसी का किसी की बॉडी पे किसी की शक्ल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनिपुलेशन एडिटिंग ऐसी होती है, इसको मॉर्फ पिक्चर्स कहा जाता है, मॉर्फिंग टेक्निक का नाम है। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट रिमूवल में हम पिक्सल्स डिलीट नहीं करते, हम रिप्लेस करते हैं। बैकग्राउंड रिमूवल में हम पिक्सल्स को डिलीट कर देते हैं। इसके भी कई एक तरीके हैं, 3 स्टैंडर्ड तरीके हैं, 3 टूल्स स्टैंडर्ड वे में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला टूल है मैजिक वॉन्ड टूल। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए मेक श्योर कि लेयर लॉक ना हो। अगर लेयर लॉक होगी, जस्ट अ सेकंड, 1 मिनट प्लीज होल्ड कीजिएगा। ओके, सो सबसे पहले आपने लेयर को अनलॉक करना है। लॉक लेयर पे आप बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर सकते। लेयर को अनलॉक करने के लिए लॉक पे क्लिक करेंगे। 4th नंबर पे आता है मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल उन पिक्चर्स के बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए बेस्ट चॉइस है जिस पे सॉलिड कलर बैकग्राउंड हो, या एक ही तरह के उसके पिक्सल्स हैं। अब इसमें देखो सिंगल कलर के पिक्सल्स हैं, सही है। आपने सिंपली बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर देना है। ऑन अ सिंगल क्लिक आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट करें, एक लेयर बनाते हैं, न्यू लेयर फिल, और उसमें हम फिल करते हैं ब्लू कलर। लेयर की प्लेसमेंट को नीचे लेकर जाएंगे और आप देखें आपने कितनी खूबसूरती से ऑन अ सिंगल क्लिक बैकग्राउंड रिमूव कर लिए।
लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आसान तब नहीं है जब आपने प्रॉपर्टी सही चूज ना की हो। इसकी प्रॉपर्टी देखें, मैजिक वॉन्ड टूल की एक प्रॉपर्टी है टॉलरेंस। हमारे काम की ये प्रॉपर्टी है। टॉलरेंस कैसे कहते हैं? बर्दाश्त को। सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि एक पिक्सल की कितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए जहां पे आप क्लिक कर रहे हैं। अगर मैं कहती हूँ, क्योंकि अगर आप इसको करें ना जूम इन, तो ये सिर्फ पीच कलर के पिक्सल्स नहीं है, इसमें बहुत सारे और भी कलर्स इन्वॉल्व है। पीच में ग्रीन भी है, ब्राउन भी है, येलो भी है, ये पिक्सल्स भी आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप टॉलरेंस रखते हैं लेट्स से 90%, तो अब ये क्या करेगा? पीच कलर 90% की हद तक ये पीच कलर को सिलेक्ट कर लेगा। क्लिक करके देखते हैं। अब देखें, रेड भी पीच में आता है ना, रेड की इंटेंसिटी इंक्रीज कर दे वो पीच में आता है। डिलीट करेंगे तो आपका आधा प्रोडक्ट डिलीट हो जाएगा। और अगर हम इसको कम करते हैं, लेट्स सपोज हम करते हैं 15, तो अब ये उन पिक्सल्स को सिलेक्ट करेगा जो 15% पीच है। जैसे कि 15% पीच इज ऑल्सो अ गुड चॉइस, बट एक न्यू लेयर क्रिएट करके देखते हैं। इसके एजेस रिफाइन नहीं होंगे, एजेस के साथ कुछ ऐसे कलर चिपके होंगे जो कि पीच में नहीं आते। कुछ ऐसे पिक्सल्स हमें यहाँ पे मिलेंगे। देख रहे हैं, इसके एजेस शार्प नहीं है, उसके साथ अननेसेसरी पिक्सल्स अटैच्ड है। हर एक इमेज की टॉलरेंस मुख्तलिफ होती है। अगर ये इमेज 30 पे होगा तो जरूरी नहीं है कि सारी दुनिया की इमेजेस 30 पे होंगे। आपने प्रॉपर्टी टेस्ट एंड ट्राई करने कौन सी टॉलरेंस पे बेस्ट रिजल्ट आ रहा है। यूजुअली स्टार्टिंग पॉइंट हम 30-35 रखते हैं, उसके बाद हम ऊपर नीचे करके चेक कर लें कि आपकी चॉइस के इमेज में या जो क्लाइंट सेंड करता है उसके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सी है। अगर वाइट बैकग्राउंड हो तो प्रोडक्ट कैसे रिमूव करें, बिकॉज उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होता है मुझे। अभी देखते हैं उसको कैसे फिक्स करना है। तो ये वो केस है जब आपके पास क्या उसे कहते हैं कि कलर सिंगल है, मोनोटोन है। अगर आपके पास मल्टी कलर के पिक्सल्स है जिसके बैकग्राउंड में मल्टीपल कलर्स है, तो वहां पे टॉलरेंस का वाला टूल या मैजिक वॉन्ड टूल काम नहीं आएगा। टॉलरेंस 15 रख के क्लिक करेंगे, तो जहां पे क्लिक किया है वहां पे ब्लू पिक्सल थे, ये सिर्फ 15% ब्लू पिक्सल्स को सिलेक्ट करेगा। डिलीट करते हैं क्या? हम बारी बारी पिक्सल सिलेक्ट करके डिलीट करें, कभी परफेक्ट रिजल्ट नहीं आएगा। मैं चाह रही हूँ कि माउंटेन्स के पीछे से आसमान गायब हो जाए ताकि मैं कोई और आसमान यहाँ पे सेट कर सकूं। आपको स्काई चेंज करना है या सिर्फ माउंटेन वाली पिक्चर चाहिए, तो इस केस में हमारे पास मैजिक वॉन्ड टूल इज नॉट अ गुड ऑप्शन। इवन अगर हम टॉलरेंस इंक्रीज भी कर देते हैं, 85% तक ले जाते हैं, तो ये फिर भी हमें मतलूबा रिजल्ट्स नहीं देगा। यहाँ पे उसने साथ में स्काईज को भी सिलेक्ट कर लिया। ऐसे केस में हम यूज करते हैं बैकग्राउंड रिमूवल का टूल, जिसको मैजिक इरेजर भी कहा जाता है, बैकग्राउंड इरेजर भी कहा जाता है। मैजिक और बैकग्राउंड तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन बैकग्राउंड इरेजर ज्यादा प्रेफरेबल है। आप सब ने बैकग्राउंड इरेजर टूल ही यूज करना है। बैकग्राउंड इरेजर टूल इज सच एन अमेजिंग एंड मैजिकल टूल। ये सबसे शानदार टूल है क्योंकि बैकग्राउंड रिमूव करना बहुत इन डिमांड और टेक्निकल स्किल है, स्पेशली कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर्स के बैकग्राउंड रिमूव करना। तो अगर आप इस टूल को सही से समझ जाते हैं, यू कैन डू वंडर्स। उसके लिए पहले तो ये समझते हैं ना कि ये टूल करता क्या है। अ, इसका मैं जरा एक सेकेंड लॉक ब्रेक कर लूं। इसकी प्रॉपर्टीज देखिए, आपको कुछ प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं। इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टॉलरेंस के बारे में आप जानते हैं, लिमिट क्या होगी और सिलेक्शन कैसे करनी है। एक सिलेक्शन ये कहती है कि आप कंटिन्यूअस कलर सिलेक्ट करेंगे, सैम्पलिंग कंटिन्यूअस होगी। सैम्पलिंग का मतलब वो पिक्सल्स जिनको आपने डिलीट करना है। एक कहता है कि सैम्पलिंग कंटिन्यूअस होगी, एक नेक्स्ट ऑप्शन कहता है कि एक ही दफा सैम्पलिंग होगी। थर्ड ऑप्शन ये कहता है कि बैकग्राउंड स्वॉच की सैम्पलिंग होगी। स्वॉच कहते हैं उन ऑप्शन को जो आपको टूल बार के बिल्कुल एंड पे दो डब्बे नजर आ रहे हैं ना, एक फोरग्राउंड स्वॉच है, एक बैकग्राउंड स्वॉच है। इनमें कलर होता है। फोरग्राउंड में वो कलर जो सामने की तरफ है वो फोरग्राउंड कलर है, विच इज व्हाइट राइट नाउ। बैकग्राउंड में कोई ग्रे सा कलर फिल हुआ है, ये बैकग्राउंड स्वॉच है। असल महारत इसको इस्तेमाल करना है कि बैकग्राउंड इरेजर टूल बैकग्राउंड स्वॉच के साथ कैसे काम करता है। बेसिक से शुरू करते हैं, बेसिक के एक दफा सैम्पलिंग हो।
इसमें 2 कलर के पिक्सल्स हैं इस तस्वीर में, ब्लू और ग्रीन। बैकग्राउंड इरेजर टूल का बिहेवियर ऐसा है कि इसके सेंटर में प्लस का निशान है। प्लस का निशान ये डिफाइन करता है कि जहां पे प्लस का निशान होगा और आप क्लिक करेंगे वो सैंपल ये उठाएगा, बिकॉज पिक्सल का साइज इज वेरी स्मॉल। अपने ब्रश का साइज जो मर्जी रखें, क्योंकि ब्रश से तो आपने पिक्चर को रिमूव करना है ना। सैम्पलिंग ये सिर्फ प्लस के नीचे आने वाले पिक्सल की ही लेगा। मैंने क्लिक किया, ये रिमूव हो गया, ठीक है। अब मैं अपने की को रिलीज नहीं कर रही माउस की, ग्रीन पे आते, इसने ग्रीन को नहीं रिमूव किया क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लू की सैम्पलिंग कर चुका है। वो सिर्फ ब्लू कलर को रिमूव करेगा, ग्रीन को रिमूव नहीं करेगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर आए तो अब इधर से ब्लू रिमूव हो रहा है, ग्रीन नहीं होगा। आप जहां मर्जी इस पिक्चर पे ले जाए, चूंकि उसने ब्लू को सैंपल लिया हुआ है, वो सिर्फ ब्लू को डिलीट करेगा और किसी कलर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसी तरह से अगर हम ग्रीन का सैंपल लेते हैं तो अब ये सिर्फ ग्रीन कलर को रिमूव करेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? yes. सैम्पलिंग कंटिन्यूअस आर्म इरेजर की तरह हो जाता है कि जैसे जैसे आप कर्सर मूव करते जाएंगे वो सैंपल लेता जाएगा और रिमूव करता जाएगा। तो इस तरह तो आर्म इरेजर काम करता है ना, कि आप उसको ऐसे इरेज करते जाए वो इरेज करे। बैकग्राउंड स्वॉच के बारे में एंड पे देखते हैं। पहले ये देखते हैं कि आप किस तरह से सैम्पलिंग 1 से अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। नहीं, ऑल्ट नहीं, इसमें प्लस से लिया जाता है। आपने सिंपली जहां पे क्लिक करना है ना, उस एरिया में प्लस के नीचे जो कलर का पिक्सल मौजूद है ये उसका सैंपल लेगा। अब देखो मेरा ब्रश तो माउंटेन पे भी आ रहा है, लेकिन प्लस मेरा ब्लू कलर पे है। माउस से क्लिक करती हूँ, माउंटेन को कुछ भी नहीं हुआ। इवन कि अगर नीचे लेकर आए ना रोड पे या साइड पे, तो कुछ भी रिमूव नहीं कर रहा। माउंटेन की तरफ लेकर जाएंगे, सॉरी स्काई की तरफ लेकर जाएंगे तो स्काई को रिमूव करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसने पहली क्लिक पे प्लस के साइन के नीचे जिस पिक्सल का सैंपल लिया उसने सिर्फ उसी पिक्सल को रिमूव करना। और यहाँ से रिमूव करते हैं। गलती से अगर आप दूसरे वाले पे आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर माउस की रिलीज कर दे, अगेन सैंपल लें। इसमें हम अब इधर से सैंपल लेते हैं, ठीक है, और ये रिमूव कर दिया, अगेन सैंपल यहाँ से रिमूव। यहाँ पे टॉलरेंस बहुत काम आती है। टॉलरेंस हर तस्वीर की मुख्तलिफ होती है। अभी टॉलरेंस 30 है, अगर हम टॉलरेंस 85 करके ये काम करने की कोशिश करेंगे तो बाकी इमेज भी रिमूव होगा। आप देख रहे हैं कि उसने पहाड़ों को गायब करना शुरू कर दिया, क्योंकि ब्लू जहां भी मौजूद है ना 85% उसको डिलीट कर रहा है। इवन के रोड में भी जहां जहां उसको ब्लू नजर आ रहा है वो उसको रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो टॉलरेंस सही रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टॉलरेंस कम कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं, 15 कर देते हैं, तो ये क्या करता है, तो आपको बार बार सैंपल लेना होगा। नहीं, क्योंकि हर इमेज की मुख्तलिफ होती है ना। अब क्लाइंट जो आपको काम देगा, मैं तो आपको एक दो इमेजेस की बता दूंगी, लेकिन क्लाइंट मेरे इमेजेस थोड़ी देगा। जैसे मैथ्स के पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, वो थोड़ी आएंगे जो आपने अपने वो किताब में पढ़े हुए हैं। बोर्ड के एग्जाम में, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में दे कैन आस्क एवरीथिंग। तो इसमें हम रखते हैं स्टार्ट, आप 30-35 से कर ले, वो एक गुड स्टार्ट है। अच्छा, अब हम इसको करते हैं रिमूव। ठीक है, रिमूव करने के बाद सिर्फ कॉर्नर से रिमूव करना, बाकी वाला तो हम आर्म इरेजर से कर लेंगे फटाफट। बस कॉर्नर्स हमने सही से रिमूव कर लेने हैं। ठीक है, ये क्लियर करने के बाद यहाँ से चूज करते हैं नॉर्मल इरेजर और इसको हम कर देते हैं डिलीट। अब क्या है कि आप इस इमेज को एज अ पीएनजी कहीं पे इस्तेमाल कर लें। स्काई चेंज करना है, आप फाइल के मेन्यू में जाएंगे, प्लेस एम्बेडेड पे क्लिक करेंगे। जो स्काई आपने डाउनलोड किया हुआ है, जो आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं यहाँ पे, उसको आप प्लेस कर दें। फॉर एग्जांपल ये स्काई हम प्लेस करना चाहते हैं, रीसाइज करें और इसकी पोजीशन को, इसकी लेयर को नीचे की तरफ ले जाए। लेयर नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली प्लेस कर दें। इमेज प्लेस करना होता है ना,
तो वो हम डायरेक्टली प्लेस कर देते हैं, उसके लिए लेयर बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने स्काई को रिप्लेस कर दिया। जो काम इतनी मुश्किल से किया है ये सिंगल क्लिक पे भी हो जाता है, लेकिन उनके लिए जिनके पास फोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन मौजूद है वो ये तमाम काम सिंगल क्लिक पे भी कर सकते हैं। और किस तरह से करेंगे उसके लिए, बल्कि मैं दोबारा ये इमेज ओपन कर लेती हूँ। वापस करने में तो काफी टाइम लगेगा। हाँ, हिस्ट्री भी 0 हो जाती है। ये इसको हम दोबारा ओपन कर लेते हैं। आपने सिलेक्ट के मेन्यू में जाना है, पहले लॉक को ब्रेक करना है, ठीक है। सिलेक्ट के मेन्यू में जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है स्काई का, क्योंकि अक्सर इमेजेस पे स्काई को रिप्लेस करना पड़ता है। स्काई पे क्लिक करेंगे, उसने स्काई को खुद ही सिलेक्ट कर लिया, आपने बस कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करना, दैट्स इट, वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कोई भी स्काई हो कैसा भी हो। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, एक और ऑप्शन है इसमें हमारे पास, एडिट के मेन्यू में आप सिर्फ स्काई को डिलीट नहीं करना चाह रहे, आप स्काई को रिप्लेस करना चाह रहे हैं कि कोई और स्काई आ जाए। एडिट के मेन्यू में स्काई रिप्लेसमेंट पे क्लिक करें, आपके पास डिफरेंट स्काईज आ जाएंगे। जो आपकी प्रेफरेंस है वो स्काई सिलेक्ट करें, जैसे इसमें कुछ ब्लू स्काईज हैं, ये स्काई रिप्लेस करते हैं। आपने स्काई को सिलेक्ट करना है, तो देखें जो आप क्लिक करते जा रहे हैं वो वाला स्काई उसमें एडजस्ट होता जा रहा है। दिस इज अ वेरी अमेजिंग प्रॉपर्टी, ऑन अ सिंगल क्लिक यू कैन डू वंडर्स। और मजे की चीज ये है कि फॉर एग्जांपल आप ये स्काई रिप्लेस करते हैं तो लेयर पैनल में देखें आपके पास एक सेपरेट ग्रुप बन गया है, फोटोशॉप ने आपका काम खुद ही कर दिया है। अगर मैं स्काई रिप्लेसमेंट वाले ग्रुप को ऑन करती हूँ वो स्काई ऑफ हो जाएगा, ठीक है। वो स्काई उसको ऑफ करती हूँ आई को, तो ऑफ हो जाएगा, आप दोनों स्काईज इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था कि आप किस तरह से बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। हम्म नहीं, वो वहां तक ठीक है, वो ब्लेंडिंग वाली चीज है वो हम कल की मैनिपुलेशन में देखेंगे, फर्दर ब्लेंडिंग फर्दर हम रिफाइन कैसे करते हैं पोस्टर्स बनाने के लिए या एडवांस फॉर्म ऑफ एडिटिंग के लिए। जो स्काई की मुझे वो बैक और वो जो आपने नेक्स्ट जो रिमूव किया वो ऑफ, तो यहाँ भी तो मैं आपस में ब्लेंडिंग ब्लेंड की बैंड जो कि एक सिंगल बैंड नहीं नहीं जरूरत नहीं है, मर्ज मर्ज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने तो इमेज फॉर्म में सेव करना है, इमेज में तो ऑलरेडी मर्ज होंगे, हाँ वो हो जाएंगे, वो कोई जरूरत नहीं है मर्ज करने की। क्योंकि अब ये देखो इसकी लेयर पैनल में देखें दो सेपरेट ग्रुप है, एक ग्रुप है स्काई का, दूसरा ग्रुप है आपके पास इमेज का। तो हमें इनको मर्ज, ये दोनों सेपरेट है, मर्ज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इमेज में तो मर्ज हो ही जाएंगे ना। अच्छा, अब एक और चीज है कि सबसे टेक्निकल और एक्सपेंसिव बैकग्राउंड रिमूवल होता है बालों का। अगर किसी का शूट होता है ना और उसके बाल उड़ रहे हैं, उसके बालों में से कैसे बैकग्राउंड निकालें, ये तो बहुत आसान काम है ना, ये तो बड़े बड़े पिक्सल से आपने रिमूव कर दिए। एक बाल के स्ट्रैंड के दरमियान से पिक्सल निकालना इज वेरी टेक्निकल। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई पिक्चर यहाँ पे लेकर आते हैं, मैं कोई बालों वाली पिक्चर ओपन करती हूँ, लेट्स सपोज ये पिक्चर है हमारे पास। अब इस तस्वीर में आप देखें तो बिल्कुल पतले पतले बाल है ऊपर की साइड पे और उसके दरमियान पिक्सल है। ये पिक्सल ना मैजिक बॉन्ड से निकलेगा, जितना मर्जी आप उसकी टॉलरेंस कम ज्यादा कर लें ना, ये पिक्सल आपका बैकग्राउंड इरेजर निकलेगा, बैकग्राउंड इरेजर से, लेकिन सैम्पलिंग वन से नहीं निकलेगा। इसमें हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड इरेजर टूल आपने सिलेक्ट करना है, पहले एक लेयर बना लेते ताकि हमें कलर का पता चल जाए किस तरह से निकल रहा है। आपने यूज करना है बैकग्राउंड इरेजर टूल और सैम्पलिंग वंस की बजाय बैकग्राउंड स्वॉच। बैकग्राउंड स्वॉच जो है वो हम लोगों ने सिलेक्ट करना है, और बैकग्राउंड स्वॉच में जस्ट अ सेकेंड आप वो कलर फिल करेंगे जिसको कि आपने डिलीट करना है।
फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे डिलीट करना है, पहले हम इसको जूम इन करके पिक्सल सही वाला लेते हैं। मतलब हम एक कलर सिलेक्ट कर लेते, बाकी को लॉक कर देते हैं, फिर जो मर्जी प्रॉपर्टी हो वो कलर आपका डिलीट नहीं होता। इसमें से हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड स्वॉच पे क्लिक करके उसको बताएंगे कि ये जो सैंपल है ना, या इसको थोड़ा और आप जूम करके एग्जैक्ट पिक्सल ले सकते हैं कि सिर्फ ये पिक्सल रिमूव करना है, बाकी पिक्सल्स रिमूव नहीं करने। ओके पे क्लिक कर दें और उसके बाद इसको आप प्रेस करेंगे, बाल आपके वहीं रहेंगे, जिधर मर्जी कर लें, वो पतले पतले बाल भी आपके वहीं पे रहेंगे और सारा बैकग्राउंड निकल जाएगा। वैसे बैकग्राउंड निकालना बालों के पीछे से बहुत मुश्किल है, अकेले अकेले बाल के पीछे से नहीं निकलता। टॉलरेंस कम करेंगे तो ये और ज्यादा रिजल्ट हमारा रिफाइन हो जाएगा। ठीक है, देख रही हैं आप डिफरेंस? ये वैसे आपका नहीं निकल सकता। तो जब हम लोगों ने इसमें से निकाल लिया ना कलर, तो थोड़ा बहुत कलर बालों का उड़ जाता है, उड़ता नहीं है बेसिकली, एक बाल को कोई कलर नजर नहीं आएगा आपको। ये जो हमें यहाँ पे ब्राउन कलर नजर आ रहा है इसलिए कि 3-4 बाल और बैकग्राउंड में कोई ना कोई पिक्सल है। जब वो पिक्सल्स निकल जाएंगे तो बालों का कलर डिम हो जाता है, होता नहीं है, लगता है कि डिम हो गया। उस केस में हमने एक टूल इस्तेमाल करना है विच इज कॉल्ड बर्न टूल। बर्न टूल पे टूल बार में मिलेगा आपको, शॉर्टकट की इसकी ओ है। बर्न करता है, ये पिक्सल को थोड़ा सा उसकी शेडोज को डार्क करता है। इससे आपने आके ना यहाँ पे अपने बालों पे थोड़ा सा इसको बर्न कर लेना। हार्डनेस में इसकी इंक्रीज कर रही हूँ। क्या कर सकते हैं, लेयर को बना सकते हैं, लेकिन नेचुरल चीज तो नेचुरल होती है, थोड़ा बहुत रेफरेंस तो आपको चाहिए होता है ना। अगर खुद से बनाएंगे तो वो पेंटिंग वाली चीज हो जाएगी, अगर आपने पिक्चर्स के सेव करने हैं तो फिर हम उसको यहाँ से करते हैं। ठीक है, ये ज्यादा ही हो गया, एक सेकंड। ये आपने इसको थोड़ा सा बर्न कर लेना। सही है, समझ आ गया कि बैकग्राउंड स्वॉच क्या करता है। बैकग्राउंड स्वॉच सिर्फ बालों में नहीं, उन एरियाज में इस्तेमाल होगा जहां पे आपको बहुत छोटे छोटे जगह पिक्सल्स निकालने पड़ेंगे, वहां पे आप एक कलर लॉक करके बाकियों को यूज कर लेंगे। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ओके, सब लोग मुझे चैट में बताओ समझ आ गई। फिर हम आगे चलें कि बैकग्राउंड इरेजर टूल के केस में कौन सा टूल है जो मैनुअल है। ये दोनों मैनुअल टूल है, ये ऑटो टूल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी नाइमा ने शायद पूछा था कि अगर आपकी कोई ऐसा इमेज है जिसमें वाइट बैकग्राउंड है, वाइट बैकग्राउंड रिमूव करना इज वेरी इजी, आप टॉलरेंस वाली चीज से मैजिक वॉन्ड से कर सकते हैं। लेकिन अगर बैकग्राउंड भी वाइट है और वाइट बैकग्राउंड पे मौजूद ऑब्जेक्ट भी वाइट है, तब कोई ऑटो टूल काम नहीं करेगा, वो रिजल्ट रिफाइन नहीं होंगे। जैसे भी अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें बैकग्राउंड का कलर भी रेड है, प्रोडक्ट भी रेड है। अब ये तो टॉलरेंस का बड़ा इशू हो जाएगा। इसमें तो अगर हम यूज करते हैं मैजिक वॉन्ड टू, सारा प्रोडक्ट डिलीट कर देगा। जितनी मर्जी टॉलरेंस कर लें, टॉलरेंस 30% करके देख लें, हालांकि 30% इज अ वेरी गुड स्टार्ट। ये देखें, ये भी सारी प्रोडक्ट को गायब कर रहे हैं। अगर हम ये नहीं करते और यूज कर लेते हैं बैकग्राउंड इरेजर टूल, सैम्पलिंग बंद करके भी करेंगे, तो रेड कलर तो हर जगह मौजूद है ना इस इमेज के अंदर, तो वो रिमूव करेगा, उसका आप अवॉइड नहीं कर सकते। यहाँ पे बैकग्राउंड स्वॉच वाली ऑप्शन भी नहीं काम आई क्योंकि दोनों कलर ही रेड है। फिर हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं पेन टूल। पेन टूल इस्तेमाल करने से पहले पेन टूल का बिहेवियर समझते हैं कि काम किस तरह से करता है। पेन टूल की शॉर्टकट की है पी, वैसे आपके पास टूल बार में मौजूद होगा। ये नॉर्मल बिहेवियर है पेन टूल का, पेन के साथ स्टेरिक। अभी ये पेन टूल फंक्शनल हालत में नहीं है, ये कोई भी काम नहीं कर रहा, बिल्कुल फेवरेट टूल है। सारी जादूगरी इलिस्ट्रेटर में पेन टूल से होती है, फोटोशॉप में सिलेक्शन के काम आते हैं ज्यादातर, बाकी क्रिएशन होती है पेन से, क्योंकि कलम की अपनी ताकत है। जितने मर्जी टूल्स हो आपके पास, जो कलम है वो तो कलम ही है ना। तो ये इसकी नॉर्मल हालत है स्टेरिक के साथ, ये फंक्शनल हालत में नहीं है। मैंने अपने माउस से क्लिक किया, ठीक है, क्लिक करने के बाद आप देखो कि मेरे पेन टूल से स्टैटिक गायब हो गया। इसका मतलब ये है कि अब ये पेन टूल जो है ना, ये बाउंड है, जहां पे आप क्लिक करेंगे वहां पे लाइन लगा देगा। मैं इधर क्लिक करती हूँ, इसने लाइन लगा दिया। अब फिर ये बिल्कुल इस हालत में है
कि इसके साथ कोई और साइन मौजूद नहीं है, जिधर क्लिक करेंगे वहां पे लाइन लगा देगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इधर मैंने एक लाइन लगाई। अगर आप अपनी लाइन लगाने के बाद, पॉइंट लेने के बाद की को रिलीज नहीं करते और इस तरह से ड्रैग करते हैं तो वो कर्व में कन्वर्ट हो जाती है। हर कर्व के दो हैंडल्स होते हैं। जब मैं सिंपल पॉइंट लगा रही हूँ आपको कोई हैंडल नजर नहीं आ रहा, राइट? लेकिन अगर मैं की को रिलीज नहीं करती और ड्रैग करती हूँ तो आपको दो हैंडल नजर आ रहे हैं। ये हैंडल बेसिकली कर्व की पोजीशन को डिफाइन करते हैं। फॉरवर्ड हैंडल ये बताता है कि जो अगला पॉइंट पेन टूल लगाएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। यहाँ पे फिर पेन टूल आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अब मुझे इसके बाद इस जगह पे स्ट्रेट लाइन चाहिए, वो स्ट्रेट लग ही नहीं सकती, उसमें कर्व आ जाएगा, क्योंकि अगला हैंडल जो है ना पेन टूल का, वो डिफाइन करता है कि आपके फर्दर स्टेप की पोजीशनिंग क्या होगी। ये नहीं सुनता उन लोगों की तरह जिनको जो मर्जी कह लो उनको असर नहीं होता, वो अपनी करी जाते हैं। तो ऐसे लोगों से बजाय बहस करने के अल्लाह हाफिज करते हैं। हमें यही सिखाया जाता है कि बहस नहीं करनी चाहिए, स्पेशली उन लोगों से जिनको असर नहीं होता आपकी बात का। तो ये हैंडल हमारी नहीं सुनेगा। हम जहां मर्जी पॉइंट लगाएंगे ना, मतलब ये उसके अंदर कर्व देगा क्योंकि इसने कर्व क्रिएट करना है। लॉक नहीं करेंगे हम इसको, अल्लाह हाफिज करेंगे, जिसके लिए ऑल्ट की प्रेस करनी है। मैंने ऑल्ट की प्रेस किया, कोई बिहेवियर पे फर्क नहीं पड़ा पेन टूल के। लेकिन जब मैं पॉइंट के पास जाऊंगी तो पेन के साथ एक एरो हेड आ गया। एरो हेड आने के बाद जब आप पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो वो गायब कर देगा उस हैंडल को, और अगर अब आप लाइन लगाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन होगी, आपकी मर्जी की लाइन होगी। इन शॉर्ट, ये स्ट्रेट ना हो, कर्व भी हो सकती है, लेकिन कर्व आप खुद क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? सो बेसिकली अभी पेन टूल जो है ना पाथ क्रिएट कर रहा है। जब तक आप इस पाथ को क्लोज नहीं करेंगे सिलेक्शन नहीं बनेगी। हम लोगों ने पेन टूल की मदद से कस्टम सिलेक्शन बनानी है। पेन टूल बिल्कुल सिलाई मशीन जैसा, आपने सिलाई कभी की नहीं है तो सिलाई मशीन चलते जरूर देखी होगी, देखी है ना? सिलाई मशीन में क्या होता है, पॉइंट के साथ साथ सिलाई लगती जाती है, नीडल एक एक पॉइंट लेती है, आप कपड़े की डायरेक्शन को रोटेट करें तो वो सिलाई रोटेशन में चली जाती है, उसका एक स्पेसिफिक पाथ होता है। जिन कपड़ों की स्टिचिंग में वो दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस कम होता है ना, वो मजबूत होती है। अगर आप सिलाई का वक्फा ज्यादा कर लेते हैं ना, जो उसका स्टिच होता है उसका वक्फा, तो सिलाई की मजबूती नहीं रहती क्योंकि वो लूज हो जाता है ना। तो अगर आप अपनी सिलेक्शन का वक्फा कम रखेंगे पॉइंट्स का, वो रिफाइन होगी। अगर आप वक्फा ज्यादा उसमें डालेंगे तो फिर वो रिफाइन नहीं होगी। तो बहुत सिंपल सा प्रोडक्ट है, इसके केस में तो हमें जो है वो दो चार लाइंस में सिलेक्शन बन जानी है। बट क्लाइंट इतना सिंपल काम नहीं देते, इतना सिंपल काम हो तो वो खुद कर ले। बैकग्राउंड रिमूव करने के क्लाइंट्स $500 तक भी देते हैं। वो डिपेंड करता है उस पिक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी पे, कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर बैकग्राउंड में 20,000 तरह के पिक्सल्स हैं और उसको बैकग्राउंड रिमूव करके पिक्चर किसी डिजाइन में इस्तेमाल करनी है, वो डिजाइन बिल बोर्ड का है, मार्केटिंग का डिजाइन, एडवर्टीजमेंट का, दे विल पे फॉर इट। अब आपने उसमें काम कैसे करना है यहाँ पे डिपेंड करता है। तो हम पहले यहाँ से एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे लिया, सही है। हमने इस पिक्चर को बेसिकली ट्रेस करना है। अब यहाँ पे मैं अपने माउस को रिलीज नहीं कर रही, उसको ड्रैग कर रही हूँ ताकि एक परफेक्ट कर्व आ सके। कर्व आ गया। अब मसला ये है कि ये हैंडल अगली लाइन को खुद ही हदायत देगा। उसने एक बहुत गलत लाइन लगाई है जिसमें कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं लगेगी जब तक कि मैं इसको डिलीट नहीं करूंगी। डिलीट करने के लिए ऑल्ट प्रेस करते हुए आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दोबारा लाइन लगाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन लगेगी उसी डायरेक्शन में जो आप डिफाइन करेंगे। यहाँ पे फिर कर्व बनाते हैं। कर्व बनाने के बाद इसको डिलीट, नेक्स्ट लाइन, इसी तरह से यहाँ पे पॉइंट लिया, और इसको भी डिलीट। जब आपके पेन के साथ एक छोटा सर्कल आ जाता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे पाथ क्लोज हो रहा है। पाथ क्लोज करने के बाद आपकी मर्जी है उससे सिलेक्शन बनाए, मास्क बनाए या शेप बनाए।
मास्क के बारे में हम कल की क्लास में देखेंगे। अभी देखते हैं कि शेप और सिलेक्शन क्या करती है। अगर तो शेप पे क्लिक करेंगे तो वो सिंपल एक शेप की लेयर बन जाएगी। इफ यू कैन सी इन द, क्या उसे कहते हैं, लेयर की पैनल में देखें तो एक शेप की लेयर क्रिएट हो गई है। सही है, ये हमने कस्टम शेप बना ली है। अगर हम शेप पे क्लिक नहीं करते, सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास सिलेक्शन बन गया है। डिलीट प्रेस करूंगी तो ये तो प्रोडक्ट डिलीट हो गया। डिलीट तो हमने बैकग्राउंड करना था, प्रोडक्ट इसलिए डिलीट हुआ क्योंकि आपने एंडिंग जो की है ना वो प्रोडक्ट के साथ पाथ को क्लोज किया। बट इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर हम इनवर्स सिलेक्शन करते हैं तो फिर हमारा बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। इनवर्स सिलेक्शन के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट आई, आई फॉर इनवर्स। कंट्रोल शिफ्ट और आई को प्रेस करके डिलीट करना है तो आपका बैकग्राउंड इरेज हो गया। कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कर लें, एक न्यू लेयर बना के देखते हैं कि कितना रिफाइन हुआ है। अब इसमें रिफाइन कितना हुआ है ये आपकी एक्सपर्टीज पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से जो है सिलेक्शन बनाते हैं। हाउ क्रिस्प एंड रिफाइन दिस इज। एक प्रोफेशनल हमेशा पेन टूल से बैकग्राउंड रिमूव करता है। मैजिक वॉन्ड और बैकग्राउंड इरेजर बच्चों वाले ऑप्शंस हैं, क्योंकि ऑटोमेटेड है। जितनी मर्जी आप प्रॉपर्टीज को एडजस्ट कर लेंगे, प्रॉब्लम फिर भी आता है, स्पेशली अगर इमेज कॉम्प्लिकेटेड हो। सो अगर आप पेन टूल को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर बहुत तंग करेगा, टूल भी नहीं सुनेगा। इसके लिए मैं आपके साथ एक गेम का लिंक शेयर कर रही हूँ। आप लोगों ने इस गेम की प्रैक्टिस करनी है और अपनी हाईएस्ट स्कोर का स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पे अपलोड करना है। इसमें क्या होता है, आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आवाज में जरा बंद कर दूं, बहुत अजीब सी इसकी आवाज है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो आपने पेन को बचाना है। इसमें शॉर्टकट कीज वही इस्तेमाल होती हैं जो सॉफ्टवेयर की हैं। इससे आपकी फेमिलियरिटी भी ज्यादा होगी और आपको काम करने का मजा आएगा। पी पे क्लिक करके पेन टूल सिलेक्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट वो आपको एक डेमो दे रहा है कि इस तरह से पेन टूल काम करता है। सही है। पाथ एंड करने के लिए आप एस्केप प्रेस करते हैं, सॉफ्टवेयर में भी और गेम में भी। इनवर्स की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और आई, आई फॉर इनवर्स। अब करते हैं जी प्ले। क्लिक टू स्टार्ट। आपने एक पाथ क्रिएट करना है जिससे ये पेन ट्रेवल करके स्टेजेस को कंप्लीट करेगा। ठीक है, ये गेम प्ले करते हुए ना चाहते हुए भी आपकी पेन टूल से दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वे में जो है ये आपको पेन टूल सिखा देता है। और मजे की बात ये है कि जो ऑपरेशंस आप इस गेम में, ओहो, जो ऑपरेशंस आप इस गेम में इस्तेमाल करते हैं वही हमारे टूल में भी होंगे। आपके सीनियर्स की हाईएस्ट स्कोर 1000+ तक रही है। लेट्स सी आप कितना स्कोर करते हैं। सिर्फ एक स्टेज नहीं है, बहुत सारी स्टेजेस हैं और एडवांस से एडवांस होती जाती हैं। तो ये आपकी पहली एक्टिविटी है। दूसरी एक्टिविटी ये है कि आप सब लोगों ने, इसको बंद करें, इसकी आवाज बहुत अजीब है गेम की। दूसरी एक्टिविटी ये है कि आप सब लोगों ने कोई भी 5 इमेजेस रिमूव करने हैं उनके बैकग्राउंड, और एक आपने क्लोन स्टैम्प वाला भी करना है। कुछ इमेजेस मैम नैदी आपके साथ शेयर कर देंगी, बाकी आप अपनी चॉइस से लेंगे ताकि आप ये देख सकें कि डिफरेंट इमेजेस के केस में क्या ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये पेन वाली गेम प्ले करना सबके लिए लाजिम है। बिफोर आफ्टर का कोलाज बना के आप अपलोड करोगे। सो ये आप लोगों की एक्टिविटी। अगर किसी चीज की समझ नहीं आई, कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ लें। आपके पास गेम का लिंक है शेरी? ये इलिस्ट्रेटर वाली गेम का नहीं, फोटोशॉप वाली गेम का। मैं आपका शेयर करती हूँ, आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, करंट बैच के ग्रुप में आपने इनके साथ शेयर कर देना। ओके जी, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? आज के लेक्चर से मुतालिक कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लें। इसके अलावा मैंने कुछ शेयर करना था आपके साथ, मुझे याद नहीं आ रहा। ओके, दैट्स ग्रेट। एक और चीज मुझे भूल रही है कि मैंने आप लोगों को बतानी थी। आई हैव सबमिटेड माई 2 months फी फॉर स्किल लैब। कब स्टार्ट होगी स्किल लैब? नेक्स्ट वीक में आपको अपडेट मिल जाएगी। अब आप ना मैम रमशा से कांटेक्ट करें, शी हैज एन अपडेट फॉर यू। वो आपकी लैब स्टार्ट करवा देंगे। सेकेंड असाइनमेंट गेम प्ले करना है। फर्स्ट असाइनमेंट आप लोगों ने कोई से भी 5 इमेजेस के बैकग्राउंड रिमूव करने हैं अपनी मर्जी के टूल से। आई वुड प्रेफर कि आप पेन टूल से रिमूव कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, बात मैंने आपको ये बतानी थी। ऐसा लग रहा है आज के लेक्चर जल्दी खत्म हो गया क्योंकि अब आपकी दोस्ती ना शुरू हो गई है ना।
जब दोस्ती हो जाती है वक्त गुजरने का पता नहीं चलता, अब चीजें आसान हो जाती हैं। लैब का फायदा ये होगा कि ड्यूरिंग प्रैक्टिस जो इश्यूज आते हैं वो आपके ऑन टाइम रिजॉल्व हो जाएंगे। ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। बाद मैंने आपको ये बतानी थी कि फ्रीलांसिंग की दुनिया में कामयाबी किस तरह से मिलेगी बीइंग अ डिजाइनर, उसका फॉर्मूला शेयर करना था। अगर आप एज अ डिजाइनर एक कामयाब फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो इसमें 1% रोल आपकी सक्सेस का है। 1% मैटर करती है वो स्किल जो आप इतनी मेहनत से सीख रहे हो, इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ 1% है। 98% मैटर ये करता है कि आप गिव अप नहीं करते। इफ यू डोंट गिव अप देर इज नो वे कि आप अपने गोल्स को अचीव ना कर सको। कहा जाता है कि फ्रीलांसिंग की दुनिया में बहुत कंपटीशन है। हर रोज इतने लोग फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स बनाते हैं, ज्वाइन करते हैं। ट्रस्ट में जितने ज्यादा लोग ज्वाइन करते हैं उससे कहीं ज्यादा फ्रीलांसिंग छोड़ भी देते हैं, क्योंकि उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते। एक दो दिन में वो कहते हैं जी कुछ भी नहीं रखा, छोड़ देते हैं। 2 दिन ऑनलाइन रहते हैं, 3 दिन ऑफलाइन हो जाते हैं। तो कंपटीशन कभी भी किसी मार्केट में प्रोफेशनल्स का होता ही नहीं है। जो बंदा अपने काम में कॉम्पिटेंट है प्लस वो गिव अप नहीं करता, उसका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। मुकाबला उन लोगों का होता है जिन्होंने हर 2 मिनट बाद अपना रास्ता बदल लेना हो। तो इसी तरह टूल के साथ है, अगर आप गिव अप नहीं करोगे, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे, चाहे कुछ ना क्रिएट हो आपसे, लेकिन आपने सॉफ्टवेयर के साथ टाइम स्पेंड करना है एटलीस्ट 1 घंटा या 2 घंटे। अगर आपका वो काम नहीं होता जो आप करना चाह रहे हैं, तब भी आपको ये समझ आ जाएगी कि आपने क्या नहीं करना। कुछ ना कुछ तो आप उस एक्सपीरियंस से सीखेंगे। शुरू में फ्रस्ट्रेटिंग होगा, बट इसी मरहले से गुजरने के बाद आप सॉफ्टवेयर से यूज टू हो सकेंगे। इट्स नॉट इजी कि आप 2 दिन में सॉफ्टवेयर से यूज टू हो जाए। काम करना सीख जाओगे फिर भूल जाओगे, प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो आपको काम करना भूल जाएगा कोई टूल क्या करता है। अच्छा, एक और चीज जो मैंने आपको बतानी थी वो ये थी कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम चाहे पेन टूल से, चाहे मैजिक वॉन्ड से या बैकग्राउंड इरेजर से रिमूव कर लेते हैं, लेकिन हमारे एजेस शार्प नहीं होते। एजेस में थोड़ा बहुत फर्क आ रहा होता है। नहीं, उस आईपी से नहीं बना सकते, जूबिया उसका तरीका होता है, वो मैं आपको बताऊंगी फ्रीलांसिंग के सेशन में। अच्छा, अभी देखें, इसके एजेस तो ठीक है तकरीबन, लेकिन हर दफा परफेक्ट और क्रिस्प एजेस नहीं आते। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, इसको मजीद रिफाइन करते हैं। मजीद रिफाइन करने के लिए अगर आपको लगता है कि किसी तस्वीर को बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद भी रिफाइन होने की जरूरत है, आपने इस तस्वीर की लेयर को सिलेक्ट करना है। कंट्रोल प्रेस करते हुए आप लेयर के आइकन पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, नॉर्मल एरो की तरह आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं लेयर के आइकन पे लेके जाऊंगी, हैंड के साथ सिलेक्शन का आइकन आ जाएगा। ये क्या करेगा, ये उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। सिलेक्ट करने के बाद आपने टूल बार में से चूज करना है सिलेक्शन का टूल। ठीक है, पुराने सॉफ्टवेयर में यहाँ पे रिफाइन एजेस का ऑप्शन आता है, न्यू सॉफ्टवेयर में, अपडेटेड सॉफ्टवेयर में सिलेक्ट एंड मास्क का आता है। दोनों चीजें तकरीबन सेम है। आपने सिलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक करना है। सिलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक करने के बाद ये वाली नहीं है, ये इलस्ट्रेटर की मैं आपको फोटोशॉप की देती हूँ। ब्लर जो इनहेंस कैसे किया जाता है, यानी ओल्ड पिक्चर की क्वालिटी कैसे हाई होती है, उसकी शार्पनेस को इंक्रीज करके, और वो एप्लीकेशंस के थ्रू इजीली हो जाता है। उसमें आपको फोटोशॉप इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इस काम को रिस्टोरेशन कहते हैं। रिस्टोरेशन के लिए अमूमन एप्लीकेशंस इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, ये स्मूथ का ऑप्शन है, ये कॉर्नर्स को स्मूथ करेगा। अगर आपको लग रहा है कॉर्नर्स को मजीद स्मूथ करने की जरूरत है, देखिए मैं स्मूथ इंक्रीज कर रही हूँ तो आपके पास ये पिक्चर पे नजर आ रहा है कि कितना स्मूथ हो रहा है कॉर्नर। जो सिलेक्टेड एरिया है वो आप देख रहे हैं कि वो स्मूथ हो रहा है। तो अगर ओरिजिनल देखें, बल्कि यहाँ से आपको बेहतर आइडिया होगा। 5-6 पॉइंट्स की स्मूथिंग काफी होती है। फेदर क्या करता है, ये आप देखो कि ये आपके एरिया से आगे का एरिया भी सिलेक्ट कर रहा है, ये उसको भी सिलेक्ट करके ना डिलीट करेगा। तो फेदर भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं, लाइक 1.2 कर लेते हैं इसको। कंट्रास्ट, कंट्रास्ट क्या करता है, एजिस के कलर को डार्क करता है। कंट्रास्ट करने की जरूरत नहीं है। शिफ्ट एज अगर आप राइट साइड पे जाते हैं तो ये आपके ऑब्जेक्ट से आगे की सिलेक्शन करेगा, लेफ्ट साइड पे आएंगे तो ऑब्जेक्ट से पीछे की सिलेक्शन करके उस एरिया को डिलीट करेगा। शिफ्ट एज को भी हमने चेंज नहीं करना। ये सारी सेटिंग करने के बाद आउटपुट आप एक न्यू लेयर पे बनाएंगे।
मास्किंग नहीं करनी, आउटपुट न्यू लेयर पे बना के इसको ओके कर देना है। अब ये देखें, ये हमारा प्रीवियस इमेज है, अगर मैं जूम करूं तो यू विल सी द डिफरेंस। ये न्यू लेयर बनी है विद द स्मूथ एजेस, ये प्रीवियस लेयर है, उसके कॉर्नर्स थोड़े से शार्प है, ये थोड़े से रिफाइन है। तो अगर आपको लगे कि कॉर्नर्स को मजीद एडिट करने की जरूरत है, फिर आपने रिफाइन एजेस या सिलेक्ट एंड मास्क पे जाके कर लेना। मैंने अपने अकेडमी का कार्ड डिजाइन किया बट वो इतना खास नहीं बना। बिजनेस कार्ड की बात कर रहे हैं, आपके एडवर्टीजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं हिजर? ठीक है, इसकी समझ आ गई है कि एजेस किस तरह से रिफाइन करने हैं? ये पॉइंट क्लियर है? ओके, दैट्स ग्रेट। अकेडमी कार्ड, अकेडमी कार्ड को एक्सप्लेन करें हिजर, किस टाइप का डिजाइन है? कोई एडवर्टीजमेंट से रेलिवेंट है या बिजनेस कार्ड है? प्लीज अपने माइक म्यूट करिए। हाँ जी हिजर। तो क्या आप लोगों को क्वेश्चन है हुरैरा, अवैस और जरिया? क्लियर है? शेरिया आपको क्लियर है? जी बिल्कुल, मैं आप लोगों के असाइनमेंट चेक करती हूँ, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ सबमिट क्या करें ताकि मैं चेक कर सकूँ। फीडबैक इवेल्युएशन के मंथ में मिलेगा सबको, A to Z 1-to-1 सेशंस होंगे आपकी इवेल्युएशन में मेरे साथ। इधर अगर आप बिजनेस कार्ड की बात कर रहे हो तो हम स्टेशनरी डिजाइन में सीखेंगे, फ्लायर वगैरह की बात कर रहे हैं तो वो भी हम सीखेंगे। फिर उसमें देखते हैं, अगर आपने क्या उसे कहते हैं, क्लास के बाद मुझे बताइएगा कि क्या पॉइंट्स मिसिंग थे जिसकी वजह से आपको अपना कार्ड ऑर्डिनरी लग रहा था। हर एक डिजाइन का अपना स्पेसिफिक लेआउट और फॉर्म होती है। ओके देन, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप आज की इस क्लास से आपने कुछ सीखा हो, एंड आई प्रे कि आप जो भी सीखें वो आपकी जिंदगी में, डिजाइन में और फ्रीलांसिंग में काम आए। थैंक यू वंस अगेन। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।